हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड ए मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग मेंडल्स एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो क्लास 10th क्लास 12 के लिए मस्ट कंपलसरी है उनके एग्जाम के लिए। तो आइए डिस्कशन करते हैं बिना देर किए हुए। आप सभी लोग इस वीडियोस को, मेरे समस्त वीडियो को जो भी आप देखते हैं उन्हें अपने मित्रों तक, उनके व्हाट्सएप पे, उनके फेसबुक पे, नए पुराने जितने भी हैं उनके यहाँ शेयर कर दीजिए, जिससे हमारी फैमिली जो है बड़ी हो सके और हम लोग बेहतर ढंग से पढ़ाई कर सके, है ना। क्लास में जितने लोग रहते हैं उतना मजा आता है पढ़ने में। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, आपको एकदम पूरी तरह से समझ में आएगा और लाइफ टाइम याद रहेगा, जितने बेहतरीन ढंग से, जितने स्मॉलेस्ट पॉइंट से आपको समझाया जा रहा है। क्लासेस बाय लैंग्वेज होगी जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होंगी और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएंगी। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कशन करेंगे मोनो हाइब्रिड क्लास। मोनो मतलब होता है क्या? एक, और डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन। क्लियर है कि मोनो मतलब क्या होता है बाबू? एक होता है, डाई मतलब दो होता है और ट्राई मतलब तीन होता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहां तो क्या दिया है? मोनो दिया है, तो मोनो मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं क्या? मोनो मतलब एक होता है। अब क्रॉस क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिए भाई। क्रॉस वही प्रोसेस है जिसमें हम दो कैरेक्टर्स को लेकर क्या करते हैं? मिलाते हैं, मीट करते हैं उसके साथ। तो वही मीटिंग करना क्या कहलाता है? एक क्रॉस कहलाता है। अर्थात एक कैरेक्टर मेल के, एक कैरेक्टर फीमेल्स के हम लोगों ने क्या किया? मिला दिया और ये दोनों कैरेक्टर एक साथ हो गए, तो ये क्या कहलाता है? क्रॉस कहलाता है। अकॉर्डिंग टू मेंडल ये शब्द सभी क्या दिए थे? ये सभी वर्ड क्या मेंडल्स ने इसको प्रोवाइड किया था। तो मोनो मतलब क्लियर हो गया भैया, मोनो मतलब एक होता है। डाई हाइब्रिड भी एक ही साथ समझते चलते हैं। इतना आसान है कि एक साथ दो दो पॉइंट समझ सकते हैं। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो। अब क्लियर कर लीजिए। ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डील्स विथ ए सिंगल कैरेक्टर। ए सिंगल कैरेक्टर, ए यहां हो गया है कंफ्यूजन के लिए और सिंगल कैरेक्टर यहां हो गया है। तो आप चाहते हैं तो यहां भी सबमिट कर सकते हैं ए सिंगल कैरेक्टर। और यदि डाई हाइब्रिड होता तो ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डील्स विथ टू कैरेक्टर, नॉट सिंगल। तब क्या बोलेंगे डाई हाइब्रिड में? टू डिफरेंट कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड डाई है। अगर एक कैरेक्टर है बाबू तो मोनो और दो कैरेक्टर है तो डाई। क्लियर है? डिफिनेशन तो एकदम सिमिलर है। Even ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डील्स विथ ए सिंगल कैरेक्टर, टू कैरेक्टर। तो ए सिंगल कैरेक्टर रहेगा, एक कैरेक्टर रहेगा बाबू, तो मोनो हो गया भैया। यही तो है मोनो। मोनो का मतलब एक, और क्रॉस का मतलब होगा कैरेक्टर वेक्टर को उसमें ऐड कर लीजिए कि मोनो का मतलब एक कैरेक्टर। अगर किसी एनिमल्स, किसी प्लांट के केवल एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर, कितना कैरेक्टर? एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो वो क्रॉस कहलाता है मोनो हाइब्रिड। एग्जांपल में जब मेंडल ने यह एक्सपेरिमेंट किया तो उसने एक कैपिटल टी अर्थात टॉल, इसको क्या बोलते हैं? टॉल बोलते हैं, और एक स्मॉल टी ड्वार्फ कैरेक्टर को लिया। एक तो भैया लंबा था और दूसरा बौना था। तो ये उसकी लंबाई को बस केवल ध्यान में रखा बाबू। किसको ध्यान में रखा? केवल एक कैरेक्टर, उसकी लंबाई। एक छोटा था और एक बड़ा था। तो यहां टॉलनेस था, यहां डॉफनेस था, अर्थात एक ही कैरेक्टर थे। क्या? उसकी लंबाई, लेंथ को ध्यान में रखकर जब क्रॉस कराया तो क्या पाया? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बताइए, जब इसको क्या बोला? सॉरी, इसको बोला पैतृक पीढ़ी। पैतृक का मतलब पेरेंटल कैरेक्टर था, माता पिता वाली पीढ़ी जहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ। और जो वंस अगेन रिजल्ट आया उसे क्या बोला उसने? F1 जनरेशन। किसकी बात कर रहे हैं? मेंडल एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना बाबू। तो मेंडल्स ने बोला, उन्होंने जीन्स को फैक्टर कहा, फर्स्ट जनरेशन को, अर्थात जहां से पैतृक पीढ़ी, जहां से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उसे P बोला, अर्थात पैतृक पीढ़ी बोला। जो उसका पहला रिजल्ट आया उसे F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोला। और इसके बाद वंस अगेन क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन, अर्थात दूसरी पीढ़ी बोला। क्लियर हो रहा है? तो मोनोडाई क्लियर हुआ। क्या बाबू? कि मोनो का मतलब एक। जब मेंडल्स या हम
किसी एनिमल्स के केवल एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो मोनोहाइब्रिड, और जब दो ही कैरेक्टर को ध्यान में रखकर कराते हैं तब डाई हाइब्रिड। क्लियर हुआ? डिफिनेशन एकदम क्लियर है। तो पहला आपने यहां मोनोहाइब्रिड अगर आ जाता है तो आप बेहतर ढंग से यह फिगर सबमिट कर सकते हैं, और यही कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंट। और पहली F1 जनरेशन जब देखी गई तो इसी F1 जनरेशन अर्थात इस पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए मेंडल्स ने अपना फर्स्ट लॉ दिया, और उसे कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंट, डोमिनेंस, अर्थात हिंदी में बोलते हैं प्रभाविता का नियम। इसमें क्या हो रहा था कि टाल और ड्वार्फ में जब वो कराया गया, क्रॉस कराया गया, तो वो जो बड़ा वाला कैरेक्टर था टॉल वाले ने डार्फ वाले कैरेक्टर को क्या कर दिया, दबा दिया और अपने खुद उभर कर आ गया। अर्थात डोमिनेंट का मतलब यही होता है प्रभावी। क्लियर हो रहा है? मैं आपको दो दो चीजें एक साथ बता रहा हूं भैया, दो नहीं तीन तीन, एक मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्लियर हो रहा है, साथ ही साथ और एक लॉ इंटर कर गया है, क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंट। और डोमिनेंट का मतलब होता है क्या बाबू? प्रभावी। अर्थात जब दो अलग अलग कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स, जीवों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो एक के कैरेक्टर दब जाते हैं और दूसरे के उभर जाते हैं। दबे हुए कैरेक्टर को रिसेसिव बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? रिसेसिव बोलते हैं। और जो कैरेक्टर उभर गया है उसे डोमिनेंट बोलते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। फॉर एग्जाम्पल समझिए, आप अपने थ्रू समझिए, माँ बाप से के मिलने से जो एक चाइल्ड बेबी जन्म लेता है उसमें कभी कभी आपने गेस किया होगा कि मम्मी के कैरेक्टर ज्यादा उभर जाते हैं और किसी किसी में पापा के कैरेक्टर ज्यादा उभर जाते हैं। और अगर पापा के कैरेक्टर ज्यादा उभर गए हैं तो लोग बोलते हैं कि फेस पापा से मिलता है, जो चलते हैं तो पापा की तरह चलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है तो क्या हो रहा है वही समझिए कि फेस और जो चाल होती है, बिहेव होता है, वो पापा से मिल रहा है। इसका मतलब क्या मम्मी कैरेक्टर नहीं है क्या? है, लेकिन वो क्या हो गए हैं? वो रिसेसिव हो गए हैं, दब गए हैं। किसने उसको दबा दिया? डोमिनेंट ने, पापा के कैरेक्टर ने क्या किया? उसको दबा दिया। तो मेंडल्स का मानना यही था कि जब डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले दो जीन्स के बीच क्रॉस होता है तो एक जीन के कैरेक्टर दूसरे वाले जीन के कैरेक्टर को क्या करते हैं? दबा देते हैं। दबे हुए कैरेक्टर को रिसेसिव कहते हैं, और जो उभर जाते हैं, उभरे हुए को क्या कहते हैं? डोमिनेंट कहते हैं। और यह प्रोसेस, यह लॉ, यह कह सकते हैं नियम होता है लॉ ऑफ डोमिनेंट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और यदि हम ध्यान दें, दूसरे कर लेते हैं। डाई का मतलब पहले बता दिया गया कि डाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक। अब डाई का मतलब दो, तो क्या दो बाबू? क्या ऐसा चीज है? टू कैरेक्टर्स। जब मेंडल्स ने किसी प्लांट या एनिमल्स के टू कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया तो इस प्रकार के क्रॉस को क्या कहा गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहां पे मैंने पहले सबमिट कर रखा है। टू कैरेक्टर क्या थे? एक कैरेक्टर था राउंड शेप सीड, और कैसा सीड? कलर कैसा हो? येलो। राउंड एंड येलो दोनों कैरेक्टर क्या है? डिफरेंस है। और उसी का अपोजिट लिया गया रिंकल एंड ग्रीन। टू डिफरेंट कैरेक्टर लिए गए, और पहले में क्या था? मोनो में केवल एक, उसकी लेंथ को ध्यान में रखा गया था। और यहां पे क्या रखा जा रहा है? इसकी राउंडनेस और इसके कलर को ध्यान में रखा जा रहा है। तो वंस अगेन क्रॉस कराया गया, और जहां से क्रॉस होता है उसे क्या बोलते हैं? पैट्रिक पीढ़ी, पी से बोलते हैं, अर्थात पेरेंटल पीढ़ी बोलते हैं, जो ग्रेगर और मेंडल ने पहले बता रखा। अर्थात पेरेंटल पीढ़ी पी से जब क्रॉस हुआ तो क्या आया? जो F1 जनरेशन आई वो एक उसके कैरेक्टर डोमिनेंट थे और दूसरे क्या थे? रिसेसिव थे। मैंने बताया था कि डोमिनेंट का मतलब प्रभावी और रिसेसिव का मतलब अप्रभावी। तो कैपिटल आर प्रभावी हुआ, स्मॉल आर अर्थात जो रिंकल था वो डाउन हो गया, दब गया। ऐसे ही येलो कलर डोमिनेंट हुआ और वाई जो ग्रीन कलर था वो रिसेसिव हो गया। ऐसे ही प्रकार के कई सीड प्राप्त हुए, और वंस अगेन इनसे F2 पीढ़ी को जब क्रॉस कराया गया तो 8 अर्थात 4 टाइप्स के गैमेट्स प्राप्त हुए। 4 नहीं 8 टाइप्स के गैमेट्स प्राप्त हुए। अब इनको
4:4 के रेशियो में हम जब ऐसे क्रम में व्यवस्थित करते हैं, 4 कोष्ठ बना बना के, 1 2 3 4, तो एक कैरेक्टर को यहां रखते हैं, 2 3 4, ऐसे इसको कॉलम को बड़ा करके बनाते हैं। तो एक लाइन से 1 2 3 4 इनको यहां 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 फीड करते हैं और इसको यहां से लेकर यहां तक चारों कॉलम में फीड करते हैं। तो जब फीडिंग क्लियर हो जाती है तो इनका रेशियो आता है 9:3:3:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल मस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा। आई होप कि मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा ये पॉइंट कॉम्प्लिकेटेड है, बस आप एक बार क्लियर कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको समझ में आता वैसे समझ लीजिए, या तो रिवीजन करके समझ लीजिएगा कि जब 2 डिफरेंट कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो क्या होता है, उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और उसका रेशियो खास करके पूछा जाता है तो 9:3:3:1 आता है। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डीएनए। डीएनए इज मस्ट कंपल्सरी पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड लाइफ थिंकिंग। इन सभी चीजों के लिए क्या होता है, बहुत कंपल्सरी होता है। आप ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैंने पहले से सबमिट कर रखा है। डीएनए मैं फुल नेम नहीं बताऊंगा, आप जानते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा, एकदम सिंपल है। डीएनए वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाई एफ मिसर, अर्थात फ्रेडरिक मिसर। सबसे पहले आइसोलेट किसने किया, फ्रेडरिक मिसर ने, फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ पस सेल, अर्थात पस की कोशिकाओं से क्या किया, आइसोलेट किया किसने, फ्रेडरिक मिसर ने। और कौन से सत्र में बाबू, 1869 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए इज आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिसर इन पस सेल ऑफ न्यूक्लियस इन 1869, अर्थात 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने क्या किया, आइसोलेट किया किसको, डीएनए को। कहां से आइसोलेट किया, पस कोशिकाओं में से। लेकिन नेम जो था वो क्या किया, सॉरी, फ्रेडरिक मिसर ने जब पस कोशिका में इसे आइसोलेट किया तो इसने नेम क्या दिया, इसे न्यूक्लिन नाम दिया। ही नेम्ड न्यूक्लिन्स, इसको नाम क्या प्रोवाइड किया उसने, जब पस कोशिका में उसका स्टडी कर लिया तो उसने क्या उसका नाम दिया, न्यूक्लिन। क्योंकि इसका जो नेचर था ना वो क्या कह सकते हैं कि एसिडिक था, है ना। हाँ सही है, एसिडिक था। 1 सेकेंड, हाँ क्लियर। तो इसका क्योंकि नेचर इसका क्या था, एसिडिक था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, न्यूक्लिन नाम पड़ा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ भाई, बाद में यह क्लियर किया गया कि डीएनए अर्थात डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इस जेनेटिक मटेरियल्स, और इसे फर्स्ट सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। और कैसे किया बाबू, न्यूमोनिया रोग का पता लगाते समय एक रैट की बॉडी में जब उसने इंजेक्ट कराया बैक्टीरिया को, डिप्लोकाकस न्यूमोनिया को, तब पता चला कि नहीं, जो इसके अंदर जो डीएनए है बैक्टीरिया के अंदर, वो कैरेक्टर्स को 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट कर रहा है। तो किसने एक्सपेरिमेंटल सिद्ध किया, लेटर इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूफ्ड बाय द साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। उसे क्या कहा उसने, जेनेटिक मटेरियल कहा। और यह प्रूफ किया कि हाँ, डीएनए कोई एक छोटा मोटी कोई वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल्स है। और ये पेरेंटल कैरेक्टर को 1 जनरेशन टू अनदर जनरेशन में लेके जाता है। किसने प्रूव किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में। अगर हम उसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा समझें कि ये जो डीएनए है ये इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, तो डीएनए इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 कंपोनेंट्स। ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पार्ट नहीं कह सकते, ये मिलकर किससे किससे बना होता है, कंपोनेंट उसके 3 होते हैं। फर्स्ट जो होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है जो डीएनए का फॉर्मेशन करती है। दूसरा क्या होता है, नाइट्रोजनी बेस होता है, ये बड़ा कंपल्सरी पॉइंट है। और लास्ट क्या होता है, फास्फेट समूह होता है। इसके एक एंड पे 3 एंड स्टार्ट होता है और दूसरे पे 5 एंड, क्योंकि इसमें फास्फेट समूह मिलते हैं और एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। वो आपको अभी इतना डीपली जानने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना ही समझिए जितना आपको डाइजेस्ट हो जाए। तो डीएनए इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, फर्स्ट डीऑक्सीराइबोज शर्करा, सेकेंड नाइट्रोजनी बेस एंड थर्ड फास्फेट समूह।
डीऑक्सीराइबोसल्फर जो ग्रुप्स होता है वो नॉट डिवाइड नहीं होता है, लेकिन जो नाइट्रोजनी बेस होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के बाबू? क्लियर करिएगा, मैं आपको एकदम पूरा समझा दूंगा, ये समझ में भी आएगा आपको। ध्यान से समझिए कि ये 2 इसके टाइप्स होते हैं या 2 ग्रुप्स होते हैं। एक होता है प्यूरीन बेस, क्या होता है बाबू? प्यूरीन, और दूसरा होता है पैरिमिडीन बेस। आप पिरिमिडीन भी बोल सकते हैं, पैरिमिडीन भी बोल सकते हैं। प्यूरीन बेस होता है और दूसरा पिरिमिडीन बेस होता है। प्यूरीन बेस जो होता है थोड़ा सा टफ है, क्लियर करेंगे याद हो जाएगा। जो एंड वाली पॉइंट बताऊंगा वो पूरी तरह से क्लियर होगी। प्यूरीन बेस में 2 नाइट्रोजनी बेस होते हैं, एक एडेनिन होता है, दूसरा ग्वानिन होता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बताया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो सबमिट कर दूंगा मैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। और पिरिमिडीन के पास थायमीन और साइटोसिन होता है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा लिख लीजिए। एडेनिन ग्वानिन, ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, टी से थायमीन और सी से साइटोसिन। अब इसका क्रम इसी डीएनए के अंदर जुड़ा होता है और यही जीन कहलाते हैं बाबू, इस बात का ध्यान दीजिएगा। एडेनिन जब भी जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बंध थायमीन से जुड़ता है। कौन सा हाइड्रोजन बंध से? डबल हाइड्रोजन बंध से। और ग्वानिन जब भी जुड़ता है तो साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल हाइड्रोजन बंध से, और यही डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। ये सभी लूप्स का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप कि इतनी चीजें एकदम क्लियर हुई होंगी कि इनके बीच में जो डंडे होते हैं वह एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन होते हैं, जो जीन्स कहलाते हैं। और ये जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं जो माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो इतनी पॉइंट आई होप कि क्लियर हुई होगी। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और अपने समस्त दोस्तों तक भेजने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अगर नहीं भेजे हैं तो जरूर भेजिएगा, जिससे थोड़ा सा हम डेवलप कर सकें और बेहतर ढंग से हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर पढ़ाई कर सकें। तो आपके गोल के लिए, आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। खूब बेहतर ढंग से मेहनत करिए और बेस्ट करके दिखाइए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।